हेलो फ्रेंड्स, मैं हुक्म सिंह आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जो एसएससी सीजीएल 2022 को टारगेट करते हुए मैथ्स के लिए सीरीज चला रखी है उसको हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम इस सीरीज का लेक्चर 4 पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले हम 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं जो 11 अप्रैल 2022 को जो तीनों शिफ्ट के पेपर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसी सीक्वेंस में आज के इस लेक्चर में हम देखिए 12 अप्रैल 2022 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ इस पेपर का आपको देखने को मिलेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इस सीरीज को रेगुलरली फॉलो करिए, आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे और आपको एट द एंड बहुत बेनिफिट होगा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगर आपको देखिए कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं, देखिए 12 अप्रैल को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था टायर 1 2021 वाला, उसको हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, हमें कॉट बी की वैल्यू गिवन है 12/5, हमसे सेक बी की वैल्यू पूछे। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के आपको समझाता हूं तो देखिए, कॉट बी आपको पता होना चाहिए क्या होता है हमारा। ये होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहां मैं 12 रखूंगा, यहां मैं 5 रखूंगा। ठीक है, 12/5 गिवन है कॉट बी। अगर मैं इस एंगल को बी नाम देता हूं तो कॉट बी 12/5 होता है। तो ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है। हमसे पूछा है सेक बी। सेक बी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। ठीक है, तो सेक बी हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो कितना होगा, 13/12। ठीक है, इतनी चीजें लिखने की नहीं होती है एग्जाम में, मैं आपको लिख के बता रहा हूं। ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए 335, 608 और 853 के गुणनफल को 13 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। तो मुझे बताइए, अगर इनका गुणनफल हमें लेना है, देखिए मैं आपको लिख के बताता हूं, थोड़ा आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। इंटू में 608 इंटू में 853, अगर हम इसको 13 से भाग देते हैं तो आप एक काम करिए, इसमें 13 से भाग दीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा वो इंटू में, इसमें 13 से भाग देंगे रिमाइंडर बचेगा वो इंटू में, इसमें 13 से भाग देंगे रिमाइंडर बचेगा वो। तीनों की मल्टीप्लाई करके फिर आप 13 से भाग दे के देख लीजिएगा। ठीक है, तब मैं भाग देता हूं। 13 दूनी 26, देखिए 13 दूनी 26, बचे कितने 7 और 13 पंजे 65। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, मैं यहाँ डायरेक्ट रिमाइंडर लिखूंगा, यहाँ 10 बचेगा। ठीक है, और यहां देखिए 13 चौका 52 बचे 8, 13 छिंग 78, यहां भी 10 बचेगा। और यहां देखेंगे 13 छिंग 78, बचे कितने 7, 13 पंजे 65, 8 बचेगा। ठीक है, तो आपका बचेगा कितना, 10 इंटू में 10 इंटू में 8 अपॉन में 13। अब देखिए 10 अट्ठे 80, 80 में मैं 13 से भाग दूंगा, 13 छिंग 78, 2 बचेगा। तो आपका बनेगा 20/13, 13 में 20 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7। ये आपका आंसर है ऑप्शन 1। मैंने बिल्कुल खोल के आपको बताया है, बाकी आप डायरेक्टली करेंगे एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या करें, एक व्यापारी एक वस्तु को 425 रुपए में बेचता है तो उसे 15% की हानि होती है। तो मुझे बताइए, जो ये 425 वैल्यू है, 15% की हानि यानी कि 85% में बेची, 85 की वैल्यू है। हमसे पूछिए 5% लाभ अर्जित करने के लिए इस मूल्य को कितने में बेचना चाहिए, यानी 105 की वैल्यू हमसे पूछी है। इतना आपको डायरेक्ट लिखना होता है एग्जाम में। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 17 बार, 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, 7 से 17 से काटेंगे 17 पंजे 85, गुना करिए 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, 525 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे होंगे। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्या कर रहा है, 3 बंदे हैं ABC जो कि 8, 10 और 12 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम पूरा करने के बाद उन्हें 5550 रुपए प्राप्त हुए। तो कह रहा है बी का हिस्सा बता दीजिए। तो मुझे बताइए, अगर मैं तीनों का काम लेता हूं, ये गिवन है हमें A, B और C। A करता है 8 दिन में, B करता है 10 दिन में और C करता है 12 दिन में। तो मुझे बताइए टोटल वर्क कितना आ जाएगा। भाई तीनों का एलसीएम 120। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 15 अट्ठे 120 होता है 15, बी की आएगी 10 और सी की एफिशिएंसी आएगी 10। बी की आएगी 12, सी की आएगी 10। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अगर कोई भी काम छोड़ के नहीं जा रहा, आगे पीछे नहीं हो रहा है किसी का भी, तो जो पैसा है उसका एफिशिएंसी के हिसाब से बटेगा। तो मुझे बताइए 5550 है, वो कितने की वैल्यू है, वो आपकी इन टोटल कितना है, ये 15 और 12 27 और 10 37 की वैल्यू है। ठीक है, और हमसे पूछिए बी का हिस्सा यानी 12 की वैल्यू पूछिए। ठीक है, 37 से कितनी बार कटेगा, देखिए
ये आपका 3 एकम यानी 37, 15 बार कटेगा 555, 15 बार, और ये 0, 15 बार 180 होता है, तो आपका आ जाएगा बी का हिस्सा 1800। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए 3 sec² थीटा प्लस में tan थीटा माइनस 7 बराबर 0, थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो मुझे बताइए, अगर मैं थीटा का मान 45 पुट कर देता हूं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, sec थीटा की वैल्यू sec 45 की √2 होती है, स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 3 दूनी 6, प्लस में tan 45 की 1 बराबर में माइनस इधर जाके -7 हो जाएगा, तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू हमें 45 इसमें रखनी है, तो 2 इंटू में साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 2/√2 आ जाएगा, प्लस में 3 इंटू में cos 45 की भी 1/√2 होती है 1/√2, तो यानी 3/√2 आ जाएगा, अपॉन में sec 45 की होती है, कोसेक 45 की होती है √2, प्लस में √2 कितना आ जाएगा नीचे 2√2। ठीक है, तो ऊपर बनेगा आपका 3 और 2 5 अपॉन में √2, और नीचे है 2√2। ठीक है, तो ये बनेगा √2 से √2, 2 इंटू 2 4, तो यानी 5/4 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ये एक पाई चार्ट हमें गिवन है। क्या पूछा है, किराए यानी कि रेंट पर खर्च की गई पारिवारिक आय का प्रतिशत कितना है। तो मुझे बताइए रेंट पर कितने डिग्री का खर्च किया गया है, 60 डिग्री का। तो मुझे बताइए 60 डिग्री का खर्च किया गया है, टोटल कितने में से, 360 में से। परसेंटेज के लिए आप गुना करना चाहो 100 कर सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। 1 0 से 1 0, 6 से कटेगा 6 बार, 1/6 होता है आपका परसेंटेज में 16 सही 2/3%, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमें गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड 11, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स -6 गिवन है, x³ प्लस y³ प्लस z³ 1604 गिवन है। आपसे x y z की वैल्यू पूछी है। तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है ये, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, मान लीजिए हर सेट में लगभग आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपके लिए एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं जो इसके लिए सबसे बेस्ट सूट करेगा। ठीक है, तो x³ प्लस में y³ प्लस में z³ माइनस में 3xyz बराबर आपका होता है x प्लस वाई प्लस में z इंटू में जो यहां बाहर है इसी का होल स्क्वायर, यानी x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर माइनस में 3 टाइम्स ऑफ xy प्लस में yz प्लस में zx, ये होता है। ठीक है, तो आपको x³ प्लस y³ प्लस z³ की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे बता दीजिए। ये आपको गिवन है 1604। ठीक है, इसकी जगह पर आप रखिए 1604, माइनस में ये आपको निकालनी है xyz, तो 3xyz इसको रहने दीजिए। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 11। ठीक है, तो इसकी जगह पे 11 रखिए, इंटू में 11 का होल स्क्वायर कर दीजिए इसी का 121, माइनस में 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू -6 है, और एक माइनस हमारा यहाँ है, तो ये प्लस का हो जाएगा 6 × 18। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखिए 121 और 18 139 गुना में 11, गुना करिए 139 गुना में 11, 11 नंबर 99, 9, 11 तिया 33 और 9 42, 4, 11 कम 11 और 4 15, 1529 आ गया। अब आपका देखिए 1529 को इधर ले आइए और 3xyz को इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो आपका बनेगा 3xyz बराबर 1604 माइनस में 1529। देखिए मैं लिख रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा, नहीं तो आप देख सकते हैं केवल इतना आपको लिखना था एग्जाम में, और यहां से आप डायरेक्ट कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर पाते हो वो आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है। तो देखिए 14 में से 9 गए तो 5, और 159 में से गए तो आपका 7 बचेगा, 152, 159 में से 152 जाएगा तो 7 बचेगा, बराबर 3xyz। तो मुझे बता दीजिए xyz कितना आ जाएगा आपका, 25 × 75, 25 आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ऑप्शन 2। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक ऊर्ध्वाधर खंबा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक ही समतल जमीन पर एक इस प्रकार है कि खंबे के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा मीनार के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो देखिए शायद मैं पिछले लेक्चर्स में भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन समझा चुका हूं, मैं बताता हूं कैसे। मान लेते हैं ये एक खंबा है, ठीक है, और इसके साथ मान लेते हैं ये एक मीनार है। ठीक है, तो बेस मिला देते हैं क्योंकि एक ही बेस पर बने हैं ये। ठीक है, इसको भी मिला देते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब कह रहा है
खंबे के शीर्ष से इस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, खंबे के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री गिवन है आपको? 60 डिग्री। ये 60 है। और कह रहा मीनार के तल का, यानी यहाँ मीनार के तल, तो मीनार के तल का अवनमन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। ये आपको गिवन है। तो जो गिवन है मैं लिख देता हूं। ये गिवन है आपको 30 डिग्री और ये गिवन है आपको 60 डिग्री। ठीक है। क्या कह रहा है? यदि खंबे की ऊंचाई 24 मीटर है, इस खंबे की ऊंचाई आपको गिवन है 24, तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई बता दीजिए। अगर ये 24 है तो मुझे बता दीजिए ये भी 24 होगा, और मैं इसको h मान लेता हूं। तो आपसे पूछिए पूरी मीनार की ऊंचाई, यानी कि आपसे पूछिए 24 प्लस में h की वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप एक चीज यहां नोटिस करेंगे, बड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर मैं बात करता हूं इस वाली ट्रायंगल की, कौन सी वाली की मैं आपको बताता हूं, मैं इस वाली जो मैंने येलो कलर से दिखाई है। अगर मैं इस वाली ट्रायंगल की बात करता हूं, तो अगर ये 60 है तो मुझे बताइए ये वाला एंगल कितना होगा? 30। 60 के सामने होता है 1, 1 की वैल्यू अगर 24 है तो 30 के सामने होता है √3। तो मुझे बताइए √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24√3। ठीक है, अगर ये 24√3 है तो ये वाली वैल्यू भी 24√3 होगी। ठीक है। अब आप मुझे इस वाली ट्रायंगल में बता दीजिए थोड़ा, कौन सी वाली में? इस वाली ट्रायंगल में जो मैंने पिंक कलर से दिखाई है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 30, अगर ये वाला एंगल 30 का है तो ये वाला एंगल कितने का बचेगा? 60 का। हमें पता है 30 के सामने 1 होता है और 60 के सामने √3 होता है। ठीक है, 30 के सामने 1 होता है, अगर 60 के सामने होता है √3। अगर √3 h की वैल्यू ये है, ठीक है, अगर 30 के सामने होता है 1, यहाँ h की जरूरत नहीं है वैसे, 30 के सामने होता है 1, अगर 30 के सामने 1 है तो मुझे बताइए √3 के सामने, √60 के सामने √3। ठीक है, तो ये 60 की ये वाली वैल्यू अगर √3 है, 60 √3 की वैल्यू 24√3 है, तो मुझे बताइए 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वाला एंगल 60 का गिवन था, ये 30 का गिवन। तेरी कैसे दोबारा से बता। देखिए क्या कह रहा है, एक ऊर्ध्वाधर खंबा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक ही समतल पर इस प्रकार है कि खंबे के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा मीनार के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, कह रहा है यदि खंबे की ऊंचाई 24 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए शायद मैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको पिछले लेक्चर्स में करवा चुका हूं, तो आपको करना क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं मैं खंबे की हाइट मान लेता हूं, ये खंबा है, ठीक है, और मान लेते हैं ये मीनार है। ठीक है, और कह रहा है एक ही समतल बेस पर बने हैं, तो मैं बना देता हूं इनका बेस एक ही बेस पर बने हैं और इसको भी मिला देता हूं। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब कह रहा है खंबे के शिखर से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपको 60 डिग्री गिवन है, यहां 60 डिग्री का, और कह रहा है मीनार के तल का यहां पर अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, तो मैं बना देता हूं। देखिए कितना गिवन है, ये वाला एंगल आपको गिवन है यहां 60 डिग्री और ये वाला एंगल गिवन है आपको 30 डिग्री। ठीक है, क्या कह रहा है, खंबे की ऊंचाई 24 है, यानी ये मैंने खंबा माना, ये 24 है। हमसे पूछा मीनार की ऊंचाई, यानी कि ये टोटल। ठीक है, ये टोटल पूछी है, तो मुझे बता दीजिए अगर ये 24 है तो मैं इसको भी 24 मान लेता हूं, ये भी 24 होगी, और ये वाली लेंथ हमसे, इस वाली लेंथ को मैं अगर h मान लेता हूं तो हमसे पूछिए टोटल 24 प्लस में h। ठीक है, अब आप देखेंगे बड़ा ध्यान से, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करता हूं, कौन सी वाली की, मान लेते हैं मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, मैं जो येलो कलर में मैंने दिखाया है, तो मुझे एक चीज बताएंगे आप, अगर ये एंगल 30 का है तो ये वाला एंगल कितने का होगा? 60 डिग्री का। 60 डिग्री के सामने कितना होता है? √3, और 30 के सामने होता है 1। अगर 1 की वैल्यू 24 है तो मुझे बताइए √3 की वैल्यू कितनी होगी? 24√3।
ठीक है, अगर ये 24√3 है तो मुझे बताइए ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, 24√3। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज और बताएंगे कि अगर इस वाली ट्रायंगल की मैं बात करता हूं तो इस वाली ट्रायंगल जो मैंने पिंक कलर में आपको दिखाया है, तो आप एक चीज यहां नोटिस करेंगे कि अगर ये 60 है तो ये 30 है। ठीक है, तो मुझे बताइए 30 के सामने क्या होता है, 1। अगर 1 की वैल्यू 24√3 है तो 60 के सामने कितना होता है, √3। ठीक है, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 24√3 इंटू में √3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा आपका, 24×3 = 72। ये वाली लेंथ आ गई आपकी 72 और ये वाली लेंथ आपने मानी है 24, तो टोटल 24 प्लस में 72 कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 96। ये आपका आंसर है ऑप्शन 3। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, बिंदु P से एक वृत्त तक स्पर्श रेखा खींची जाती है जो वृत्त से बिंदु T पर इस प्रकार मिलती है कि PT बराबर 10.5 है। छेदक जो रेखा है PAB बिंदु A और B पर वृत्त को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, PA 7 गिवन है, AB की लेंथ हमें बतानी है। देखिए मैं डायग्राम बना देता हूं तो आपको क्लियर होगा। मान लेते हैं ये एक सर्कल हमें गिवन है और कह रहा है बाहर किसी बिंदु P से और यहाँ पर वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, खींच देते हैं, ये एक स्पर्श रेखा है और कह रहा है वृत्त को ये दो बिंदुओं ए और बी पर प्रतिच्छेद भी करती है। ठीक है, मैं नाम दे देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये बाहर बिंदु P है और वृत्त को T पर स्पर्श करती है और ये वृत्त को A और B पर, ये प्रतिच्छेदक रेखा A और B पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, गिवन क्या क्या है, PT ये वाली लेंथ हमें गिवन है 10.5। ठीक है, और AP PA हमें गिवन है, ये वाली लेंथ गिवन है 7। हमसे पूछे AB की लेंथ, मैं इसको मान लेता हूं X जो हमें निकालनी है। ठीक है, अब आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा टेंजेंट थ्योरम से कि हमारा PT स्क्वायर होता है हमारा PA इंटू में PA इंटू में PB। ठीक, यानी P से A तक और फिर P से ही पूरा यहां B तक। ठीक है, तो मुझे बताइए 10.5 इंटू में 10.5 लिखिए, बराबर PA आपको गिवन है 7 इंटू में PB हो जाएगा आपका 7 प्लस में X। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं 7 से काटता हूं 105 को तो 15 7 105 होता है, 1.5 गुना करिए, 15 पन्ना 75, 15 एकम 15, तो गुना करने के बाद 2 के बाद पॉइंट लगेगा 15.75 और ये 7 प्लस एक्स के बराबर है। 15.75 में से 7 जाएगा तो 8.75 बचेगी आपकी एक्स की वैल्यू 8.75। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं AC और BD, ये AC और ये BD, दो ऐसे समान वृत्तों को क्रमशः बिंदु ACD और B पर स्पर्श करती हैं। देखिए ACBD पर स्पर्श करती हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है, 7। इस वाले सर्कल की भी रेडियस 7 है, इस वाले सर्कल की भी रेडियस है, दोनों समान वृत्त हैं। ठीक है, कह रहा है यदि BD की लंबाई 48 है, इस वाली BD की लेंथ आपको गिवन है 48। ठीक है, तो कह रहा है AC की लंबाई बताइए, ये वाली लेंथ हमसे पूछी है। सही था। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज बताएंगे कि अगर ये दोनों वृत्त समान हैं तो मुझे बताइए यहां से यहां तक ये भी रेडियस होगी आपकी और ये भी रेडियस होगी। ठीक है, और मुझे बताइए इसको अगर हम मिला देते हैं तो ये डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स होगी, क्योंकि देखिए रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, ये आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए ये आपस में रेडियस पैरेलल होंगी तो ये भुजा इसके बराबर भी होगी और पैरेलल भी होगी। इसका मतलब ये डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स D है तो ये वाली डिस्टेंस भी D होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका अंडर रूट में D स्क्वायर माइनस में R1 प्लस में R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है उसमें यहां माइनस आता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ट्रांसवर्स में यहां प्लस आता है, तो ये आपको निकालनी है। ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ आपको क्या गिवन है मुझे बताइए, ये आपको गिवन है 48। ठीक है, ये D आपको निकालनी है, अंडर रूट में D स्क्वायर
माइनस में आपका देखिए R1 प्लस में R2 कितना हो जाएगा आपका 7 और 7 14, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196। ठीक है, अब आप दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो 48 का स्क्वायर कितना होगा। देखिए मैं तरीका बताता हूं आपको स्क्वायर करने का। पहले 8 का स्क्वायर करिए, 8 8 64, हासिल का 6। अब आप इन तीनों के गुना करिए, 4 8 32, 32 दूनी 64, 64 और 6 70, हासिल का 7 आ गया। अब आप इस 4 का स्क्वायर करिए, 4 चौक 16 और 7 23, 2304 होगा आपका 48 का स्क्वायर। ठीक है, 2304 बराबर बनेगा आपका डी स्क्वायर माइनस में 196। तो यहां से मुझे बताइए डी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा। 196 इसमें जुड़ेगा तो 2500 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 50, 50 50 2500 होता है। ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, दो ट्रेनों की चाल का अनुपात गिवन है हमें 2:7। कह रहा है पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है, तो कह रहा है दोनों ट्रेनों की चाल का योग निकालना है। तो मुझे बताइए पहली ट्रेन 5 घंटे में 225 किलोमीटर चलती है तो कितने की स्पीड से, 5 पंजे 25, 50 की स्पीड से। और यहां स्पीड का रेशियो गिवन है 2:7। तो मुझे बताइए पहली सवाल के हिसाब से 2 है, क्वेश्चन हमारे हिसाब से 2 है और सवाल के हिसाब से 50 है। मैं कह सकता हूं 2 की वैल्यू 50 है, यानी कि 25 गुना। तो इसने पूछा है दोनों का सम, तो 9 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 गुना 25 नंबर 225 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन का बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अगर आप 5 से इसको काटेंगे तो कटेगा आपका 7 बार। अब आप गुना करेंगे तो 15 सत्ते 105 माइनस का, ठीक है, 105 में से 5 और 5 10 जाएगा तो माइनस का 95, ठीक है, बटे में 12 में से 2 गए तो 10, तो यहाँ 9.5 आएगा, माइनस का नहीं आएगा, ये आएगा माइनस का 9.5। ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए यहां आप बड़ा ध्यान से देखेंगे, क्या देखेंगे कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब का फॉर्म में ये गिवन है। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी निकालता हूं तो 70 और 20 90 माइनस 90 जीरो हो जाएगा। और हमें पता है जब भी हमारा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में सी क्यूब बराबर होता है हमारा 3abc। ठीक है, मैं लिख देता हूं व्हेन a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो एक a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। तो आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब भी निकालना है तो 3abc के बराबर रख दीजिए इसको। तो कितना आएगा 3 इंटू में a की वैल्यू यहाँ 70, b की वैल्यू यहाँ 20 इंटू में c की वैल्यू यहाँ -90। ठीक, अब आप गुना करिए, देखिए 9 दूनी 18, 18 सत्ते 126, 126 दिया 378, तो माइनस का 378 और आपका 1 2 3 0, ये आंसर होगा। देखिए ऑप्शन 3 आपका आंसर है। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अगर हम गोले की बात करते हैं तो उसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर क्या यहाँ 7 ही गिवन है तो मैं लिख देता हूं एक बार 7 की क्यूब। ठीक, माइनस में अगर हम शंकु की बात करते हैं तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ 7 ही गिवन है इसकी भी। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर इंटू में h आपकी 10 आ जाएगी। तो यहां से एक काम करिए आप पाई अपॉन में 3 और 7 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 7 का स्क्वायर इंटू में पाई और अपॉन में 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो इधर बचा आपका एक 7 इसमें से बचा और 4 बचा, 7 चौक 28 माइनस में इधर बच रहा है आपका 10। ठीक, बिल्कुल ठीक है, तो ये बनेगा आपका 49 गुना में 22/7 और नीचे 3 है और इंटू में 28 में से 10 गए तो 18। ठीक है, 7 से कटेगा ये 7 बार और ये बनेगा आपका 3 से कटेगा 6 बार, आपका बनेगा 22 सत्ते 154 गुना में 6, कितना बनेगा 6 चौक 24, यूनिट डिजिट 4 2 में है, 6 चौक 24,
2 15 6 90 और 2 92, 924 आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ये 5 राज्य गिवन है ABCDE, जिसमें देखिए युवाओं की संख्या और रोजगार शुदा युवाओं की संख्या दर्शाई गई है। अब क्या पूछा है, देखिए ये तो है युवा, ये वाले, और ये वाले जो दूसरी वाली है ये है रोजगार शुदा युवा। ठीक है, क्या कह रहा है, देखिए हमसे पूछा है राज्यों ACE के कुल मिलाकर युवाओं की संख्या, यानी पहली वाली ACE। ए में देखिए कितना है 12, और सी में कितना है 11.5, 12 और 11 23.5, और ई 23 और 9 32.5। ठीक है, और राज्य BCD के मिलकर रोजगार शुदा BCD का अनुपात बताना है। BCD मुझे बताइए, बी में कितना है 7, सी में कितना है आपका 10 17, और डी में कितना है आपका 17 और 7 24.5। ठीक है, इनका रेशियो निकालना है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 5 से काटिए, 5 5 30, 5 5 25, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 5 9 45, 65 रेशो 49 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। ठीक है, कह रहा है यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, तो कह रहा है बी की वर्तमान आयु बताइए। मुझे एक चीज बताइए, अगर ए बी से 8 वर्ष छोटा था, वर्तमान में 8 वर्ष छोटा है, तो वो 4 वर्ष पहले भी 8 वर्ष छोटा ही होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं 4 साल पहले वो 8 वर्ष छोटा था। ठीक है, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर हमारे हिसाब से कितना छोटा 1, और सवाल के हिसाब से 8, 1 की वैल्यू 8 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 16, और 1 की वैल्यू कितनी होगी 8, यानी कि ये 4 साल पहले की कहानी है। ठीक है, 4 years ago। ठीक है, 4 साल पहले की कहानी है। तो कह रहा बी की वर्तमान आयु बता दीजिए। तो मुझे बताइए बी की वर्तमान आयु, अगर फिलहाल उसकी 16 है बी की, तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, यानी 4 साल पहले अगर 16 थी, तो फिलहाल 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 20, यानी ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा। देखिए ये आपका एग्जाम वाला तरीका था, बट आपको अगर कहते हैं कि मेरे समझ में नहीं आया, तो मैं एक चीज और बता देता हूं आपको। कह रहा है ए और बी की वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, तो कह रहा है ए और बी की आयु का रेशियो, कह रहा है ए बी से 8 वर्ष छोटा है। अगर ये एक्स है, तो आपसे ए कह रहा है 8 वर्ष छोटा है, x-8 है। ठीक है, ये प्रेजेंट की कहानी है। फिर क्या कह रहा है 4 वर्ष पहले, अगर मैं 4 वर्ष पहले की बात करता हूं, तो मुझे बता दीजिए 4 साल पहले ये ए कितने का होगा x-12 का, और ये कितने का होगा x-4 का। ठीक है, ये 4 साल पहले की कहानी है। तो कह रहा है बी की वर्तमान आयु बता दीजिए, और 4 साल पहले इनकी आयु का रेशियो कितना हो गया था 1:2। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे हिसाब से रेशियो कितना है x-12 अपॉन में x-4, और ये रेशियो हो गया था 1:2। गुना करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x-24 बराबर x-4। ठीक है, इस x को इधर लाएंगे तो x, 24 को इधर ले जाएंगे तो 24 में से 20 4 जाएगा तो 20, x की वैल्यू 20। यही आपसे पूछी थी, b की वर्तमान वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 20। ठीक है, ऑप्शन 1। आई होप आप समझ पाए होंगे दोनों तरीके। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए एक बार ग्राफ गिवन है, 2014 और 18 में ए प्रकार की कारों के कुल निर्यात का, 2014 देखिए ब्लू वाला ए है और रेड वाला बी है। 2014 और 18 में, 14 में ए कितना है 200, और 18 में ए कितना है 300, तो 200 और 300 कितना हो गया 500। ठीक है, और 15 और 17 में बी प्रकार की कारों के निर्यात का अनुपात बताइए। 15 और 17 में बी, तो देखिए 15 में बी कितना है 250, और 17 में बी कितना है 275, तो कितना हो जाएगा आपका 525। ठीक है, इनका रेशियो बताना है। 25 दूनी 50, 0, और 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 20:21 होगा ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 6 वर्षों में तो 59,200 हो जाती है, और 10 वर्षों में 72,000 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, तो कितने वर्षों में यह राशि 76,000 हो जाती। तो मुझे बताइए, अगर 6 साल में इतनी हो रही है, 10 साल में इतनी हो रही है, तो 4 साल का ब्याज कितना मिला।
ठीक है, 4 साल में देखिए 72,000 में से 59,000 घटाएंगे तो 13,000 और 200 घटाएंगे तो 12,800 मिला। ठीक है, ये 4 साल में, तो मुझे बता दीजिए 1 साल का ब्याज कितना मिला। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3200 मिला। ठीक है, अगर 3200 ब्याज था 1 साल का, तो मुझे बताइए 6 सालों का कितना हो जाएगा, क्योंकि 6 साल का ब्याज जुड़ के ही ये अमाउंट बनी है 59,200। तो मुझे बताइए 6 साल का ब्याज कितना हो जाएगा। चलिए इधर ही लिख देता हूं, 6 साल का ब्याज होगा आपका 6 जीरो जीरो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19, 19,200 ये अमाउंट है जिसमें 19,200 इंक्लूडेड है। ठीक है, तो मुझे बता दीजिए प्रिंसिपल कितना आ जाएगा। भाई इसमें 59,200 में से ये 19,200 घटा दीजिए। ठीक है, इस 59,200 में से ये 19,200 घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका 40,000। ठीक है, ये आ गया आपका प्रिंसिपल। अब आपको रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए आप कैसे निकालेंगे भाई, ब्याज कितने का मिला था आपको 3200 का 1 साल में। 3200 का ब्याज मिला है कितने पर, इस 40,000 पर मिला था। ठीक है, तो 100 पर कितना, तो 4 जीरो से ये चारों जीरो कट जाएंगी, 4 अट्ठे 32, रेट आ गई आपकी 8%। ठीक है, अब कह रहा है अगर रेट 2% अधिक होती, कह रहा है ना, अगर ब्याज की दर 2% अधिक होती, तो मुझे बताइए अगर रेट 2% अधिक होती तो रेट कितनी बन जाती है आपकी 10%। ठीक है, तो कह रहा है कितने वर्षों में यह राशि 76,000 हो जाती। ठीक है, तो मुझे बताइए 40,000 से अगर आपको 76,000 करनी है राशि, तो कितना ब्याज मिलेगा, जो एसआई मिलेगा वो मिलेगा आपको 36,000। ठीक है, तो मुझे बता दीजिए 10% के रेट से, ठीक है, और 40,000 पर 1 साल का ब्याज कितना हो गया 4,000। अगर 1 साल का ब्याज 4,000 हो गया तो 36,000 कितने साल में हो जाएगा, 9 साल में। तो 9 आपका आंसर होगा, ऑप्शन 3। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में एंगल बी का समद्विभाजक एसी से बिंदु डी पर मिलता है। त्रिभुज एबीसी में बी का समद्विभाजक एसी से बिंदु डी पर मिलता है, तो मैं आपके लिए बना देता हूं। पहले मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है एबीसी। ठीक है, ए बी सी, क्या कह रहा है, बी का समद्विभाजक, इस बी का समद्विभाजक एसी को डी पर मिलता है। ठीक है, यानी कि एंगल बाइसेक्टर है और ये डी पर मिलता है। ठीक है, तो ये डी पर मिलता है एसी पर, और यानी कि ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, कह रहा है ए बी 12 है, बी सी 18 है और ए सी 15 है। ये वाली लेंथ आपको टोटल 15 गिवन है। तो कह रहा है एडी की लेंथ बताइए। तो मैं आपको कितनी बार ये कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आपको पता होगा कि जिस रेशियो में ये दोनों भुजाएं होती हैं उसी रेशियो में ये इन दोनों बेस को बांटती हैं। तो मुझे बताइए 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये 2:3 में इस बेस को भी बांटेंगी। अब आप एक चीज यहां नोटिस करेंगे कि हमारे हिसाब से, रेशियो के हिसाब से टोटल वैल्यू कितनी है एसी की, ये टोटल 3 और 2 5, और सवाल के हिसाब से कितनी गिवन है 15। तो मैं कह सकता हूं 5 की वैल्यू 15 है 3 गुना। और आपसे पूछिए एडी की लेंथ, यानी 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 गुना 6। ये आपका आंसर है ऑप्शन 1। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए एक हिस्टोग्राम का क्वेश्चन है और परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। किसी छात्र को परीक्षा में पास करने के लिए कम से कम 10 अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, कितने छात्रों ने कुल अंकों के 2/3 अंक प्राप्त किए। तो मुझे बता दीजिए कुल अंक थे कितने, 30 अंकों की एक परीक्षा में, यानी 30 अंक थे टोटल। ठीक है, 30 का 2/3 कितना आ जाएगा, मुझे बता दीजिए 2/3 20। ठीक है, कह रहा है 2/3 से कम अंक प्राप्त करने वाले संख्या बता दीजिए, यानी 20 से कम। 20 से कम अंक प्राप्त, ये है आपका 20, 20 से कम कम, यानी 8 और 7 15, 15 और 8 23 और 2 25, टोटल हो गया आपका 25 छात्र थे। ऑप्शन 4 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, किसी समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाओं के बीच अंतर 17 है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में बना देता हूं आपके लिए। कह रहा है उनकी जो 2 लंबवत भुजाएं हैं उनका अंतर 17 है। तो अगर ये एक भुजा x है तो दूसरी भुजा x + 17 है, ये बोला है। उनका अंतर 17 है भाई, दोनों में अंतर 17 है।
और इसका क्षेत्रफल भी गिवन है 84। तो मुझे बताइए राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया किसके बराबर होता है हमारा, हाफ इंटू में परपेंडिकुलर आपका x इंटू में बेस आपका x प्लस 17। ठीक है, और ये गिवन है आपको 84 के बराबर एरिया। ठीक है, तो गुना करिए x इंटू में x प्लस में 17 बराबर ये हो जाएगा 184 का दूना 80 दूनी 160 और 4 दूनी 8 यानी कि 168। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, अगर या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए, उसमें आप फंस सकते हैं। मेरी बात मानो तो आप एक काम करिए, x की वैल्यू रख के देखिए यहाँ, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा इतना अंदाजा तो आ ही जाएगा, 2-3 से तो काम चलेगा नहीं, आप 5 से रखना शुरू करिए। 17 और 5 22 पंजे 110, बहुत कम है। 168 से 6 यानी 7 रख के देखते हैं, तो x की वैल्यू अगर मैं 7 रखता हूं तो ये बनेगा 17 और 7 24, 24 7 168 होता है बिल्कुल, यानी कि x की वैल्यू 7 पर सेटिस्फाई कर रहा है। अगर x की वैल्यू 7 आ चुकी है तो मुझे बताइए 17 और 7 ये कितना हो जाएगा 24, और 17 24 25, 17 24 25 का ट्रिपलेट होता है तो ये हो जाएगा आपका 25। तो क्या पूछा है आपसे, परिमाप बता दीजिए पेरीमीटर, तो निकाल दीजिए पेरीमीटर। 25 और 24 49 और 7 56, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कर रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 625 है। ठीक है, अंकित मूल्य पर 32% की छूट दी जाती है। तो मुझे बताइए 625 पर अगर 32 की छूट दी गई है तो बेचा कितने में है, 625 का 68% में बेचा है। ठीक है, 68% में बेचा है, तो 25 चौका 100 और 25 25 625 होता है, 4 से कटेगा 17 बार, तो कितना आएगा आपका 17 पंजे 85, हासिल का 8, 17 दूनी 34 और 8 42, 425। क्या कह रहा है, छूट देने के बाद 25% का इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो मुझे बताइए अगर इसमें 25 का प्रॉफिट है ये, तो मुझे बता दीजिए सीपी कितना था आपका 400। ठीक है, तो क्या कह रहा है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। भाई प्रतिशत लाभ हम किस पर निकालते हैं, सीपी पर, और लाभ गिवन कितना है 25, तो आप प्रतिशत लाभ बता दीजिए। भाई 25 का प्रॉफिट है कितने पर, 400 पर। ठीक है, तो 100 पर कितना, 2 जीरो से 2 जीरो निकटतम बताना है, तो 4 छिक्के 24, तो 6% आ जाएगा ऑप्शन 4। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, 7 का वह सबसे बड़ा गुणज कौन सा है जो 8 9 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। तो मुझे एक चीज बताइए, वो 7 का तो मल्टीपल है, पहले आप 7 का मल्टीपल ही चेक कर लीजिए ना। क्या ये 7 से भाग जा रहा है, 7 एकम 7 नहीं जा रहा। क्या ये 7 से भाग जा रहा है, 7 पंजे 35 बचा 1 नहीं जा रहा। क्या ये 7 से भाग जा रहा है, 7 एकम 7 बचे 3, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 जा रहा है। क्या ये 7 से भाग जा रहा है, 7 या 21 बचे 4, 7 छिंग 42 5 नहीं जा रहा। तो एक ही ऑप्शन है, बस आपको कुछ भी नहीं करना था, इनकी जरूरत ही नहीं थी। बट आप कहेंगे कि बाई चांस 2 ऑप्शन मिल जाते तो हमें तरीका बताइए, तो मैं तरीका बता देता हूं। आप एक काम करिए, इनका एलसीएम लीजिए पहले। ठीक है, अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो मुझे बताइए एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम निकालने के लिए वही तरीका जो मैं आपको जनरल बताता आया हूं। आप सबसे बड़ी संख्या उठाइए, आपने मान लिया एलसीएम 15। क्या 15 में इन बाकी का भाग जाता, 12 का भाग जाता है, नहीं। 12 में से 3 तो इसमें आ चुका है, बचा कितना है 4। ठीक है, अब मैं 8 में से 1 4 इसमें आ चुका है। देखिए 12 में से 3 इसमें आ चुका है, 4 बचा। 9 में से बात करें तो 9 में से 1 3 इसमें आ चुका है, 1 3 बचा है। ठीक है, इस 8 में से 1 4 आ चुका है, 2 बचा है। तो आपका 15 चौका 60 और 2 3 6 6 3 36 यानी कि 360 आ गया आपका एलसीएम। ठीक है, और देखिए जो आपका नंबर बना, जो आपकी संख्या बनी वो कितनी बनी, 360 के प्लस में 5, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बच रहा था। ठीक है, ये संख्या बनी है आपकी, और ये संख्या कह रहा है 7 से डिविजिबल भी है, बोला है ना 7 7 7 का सबसे छोटा गुणज है। अब आप एक चीज यहां नोटिस करेंगे क्या, कि अगर मैं 7 से इसमें भाग दे लेता हूं तो 7 पंजे 35 बचे 10, 7 एकम 7 यानी कि 3 के, तो मैं कह सकता हूं कि 3 के प्लस 5 हमारी 7 से डिविजिबल होगी। अगर ये 7 से डिविजिबल है तो आप के की क्या वैल्यू रखेंगे, अगर 1 रखेंगे तो देखिए 3 और 5 8, 7 से नहीं जाएगा। 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और 5 11, 3 रखेंगे तो 3 3 और 5 14, भाग चला जाएगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये के बराबर 3 पर सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि 3 3 और 5 14, 14 7 से भाग जाता है। अब आप इसमें के की वैल्यू रख दीजिए यहां। ठीक है, तो संख्या कितनी बन जाएगी आपकी, आपकी संख्या बनेगी 300
360 गुना में 3 प्लस में 5, तो कितनी बनेगी? 36 या 108 यानी कि 1080 प्लस में 5 कितनी बनेगी? 1085 वो संख्या होगी जो आपसे पूछी है। ठीक है, ऑप्शन 3। आई होप आप समझ पाए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 गिवन है आपको। कह रहा है उनमें से सबसे छोटी संख्या बताइए। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन भाई। 9 क्रमागत संख्याएं, लगातार संख्याएं, तो इसका मतलब यहां कहीं एवरेज रही होगी। ठीक है, एवरेज जो आपको 20 गिवन है, इससे 4 तो इधर है, ठीक है, और इससे 4 इधर में है। तो मुझे बताइए 20 अगर एवरेज है और 4 लगातार संख्या इधर है, तो एक 19, एक 18, एक 17 और चौथी संख्या कितनी होगी? 16। यही सबसे छोटी संख्या है। ऑप्शन 1 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? देखिए, पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई। ठीक है, वृद्धि से पहले पेट्रोल का मूल्य कितना था? 82 रुपए। ठीक है, ठीक है। और कह रहा है एक आदमी प्रति महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार प्रति लीटर 15 किलोमीटर का माइलेज देती है। ठीक है, पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण उस आदमी की यात्रा पर किए जाने मासिक व्यय का लगभग कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो आप मुझे बताइए 45 किलोमीटर, ये 3045 किलोमीटर के डिस्टेंस को 15 की एवरेज से वो कितना लीटर पेट्रोल खाती होगी? मुझे बताइए। 15 दूनी 30, ना जाने के 0, 15 दिया 45, 203 लीटर खाती होगी। और 1 लीटर का पेट्रोल पहले कितना था? 42 था। बट 5% की वृद्धि हुई है और इसने पूछी है, वृद्धि पूछी है इसने, तो इसका 5% कितना हो जाएगा? मुझे बताइए। 82 का 5% कितना हो जाएगा? हो जाएगा आपका 10%, 8.2 यानी कि 4.1 हो जाएगा। तो आपसे 4.1 की वैल्यू पूछी है, तो निकाल दीजिए। आपका होगा आंसर 203 गुना में 4.1। ठीक है, तो गुना करिए। 1 से करेंगे तो 203 और 4 से करेंगे तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 2 3 8 और 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो 832 आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। तो दोस्तों इस तरीके से टोटल 25 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, आपने कॉन्सेप्ट्स को एंजॉय किया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ने की कोशिश करें आप, तभी मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए रेगुलरली एक एक दिन में 2-2 लेक्चर्स डालने की कोशिश करूंगा ताकि समय से आपके सारे पेपर्स कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, और देखिए इस लेक्चर की आपको इसी सॉल्यूशन के साथ में अगर पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है एचएस एग्जाम मैथ्स, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इस लेक्चर की पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।